नमस्कार साथियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल जीएस विद जेएस पे। मैं जितेंद्र शेखावत और हम पढ़ रहे हैं स्थानीय स्वशासन। दो क्लासेज हम पहले से कंप्लीट कर चुके हैं स्थानीय स्वशासन को लेके। और स्थानीय स्वशासन में हम पढ़ रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था की पहली क्लास में हमने देखा था कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो किस फॉर्मेट में थी। उसके बाद में हमने देखा था कि स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था थी वो किस प्रकार से भारत में थी। और उसके बाद हम बात करें तो पंचायती राज व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारों ने अपने यहाँ कमेटियां गठित की और पंचायती राज व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के काफ़ी प्रयास किए। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत एक संविधान संशोधन किया जाता है, 73वां संविधान संशोधन। और ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। हमने इसके प्रावधानों की बात की और 243 अनुच्छेद से लेकर 243 ओ अनुच्छेद जो कि भाग 9 के अंतर्गत आते हैं, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की दूसरी क्लास में। इसके बाद में आज तीसरी क्लास के माध्यम से हम जिन चीज़ों के बारे में देखेंगे वो सबसे पहले देखेंगे कि राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। और उसके बाद में हम देखेंगे राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। दूसरे हम देखेंगे कि पंचायती राज अधिनियम राजस्थान के लिए जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 है उसके विभिन्न जो धाराएं हैं, मुख्य धाराओं को अपन देखेंगे कि कौन कौन सी धाराएं हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उन धाराओं के बारे में बात करेंगे। और तीसरी चीज आज के टॉपिक में हम देखेंगे पेशा अधिनियम 1996 जो पूरे भारत में पारित हुआ। उसके बाद में राजस्थान के संदर्भ में भी पेशा अधिनियम को देखेंगे। और फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में है, तो ये चीजें हम देखेंगे। चार चीजें आज के टॉपिक में हम देखेंगे। सबसे पहले राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार से की गई है, अनिवार्य प्रावधानों के अलावा राज्य विधानमंडल द्वारा कौन कौन से प्रावधान जो हैं पंचायती राज व्यवस्था के लिए किए गए हैं, तो राजस्थान के संदर्भ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को देखेंगे। दूसरी चीज हम देखेंगे जो है मुख्य धाराएं पंचायती राज अधिनियम की। और तीसरी चीज हम देखेंगे पेशा अधिनियम 1996 की बात करेंगे और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले जो इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे वो है आपके राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। हमने पिछले टॉपिक में एक चीज पढ़ी थी कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो अनिवार्य रूप से सभी राज्यों को लागू किए जाने हैं, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो राज्य विधानमंडल के ऊपर छोड़ दिए, अर्थात राज्य सूची का विषय है, तो उनके संबंध में जो भी कानून बनाए जाने हैं वो राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए जाने हैं। तो ये हम आज जो है राजस्थान के संदर्भ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्तर। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। तो कौन कौन सी, एक ग्राम स्तर पे है, दूसरी मध्य स्तर या खंड स्तर पे है और तीसरी जिला स्तर पे है। जो ग्राम स्तर पे है उसको हम पंचायत ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं। या खंड स्तर पे जो है उसको हम पंचायत समिति के नाम से जानते हैं। और जिला स्तर पे जो व्यवस्था है उसको हम जिला परिषद के नाम से जानते हैं। तो इस तरह की यहाँ बात हो जाए तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। दूसरी जो है वो स्तर है पंचायत समिति। पंचायत समिति। और तीसरा स्तर है वो हम है जिला परिषद। जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति मध्य स्तर पे है, क्योंकि राजस्थान की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है और 20 लाख से अधिक वाले समस्त राज्यों में ये प्रावधान किया गया था कि व्यवस्था त्रिस्तरीय होगी। द्विस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान 20 लाख से कम वाली जनसंख्या के लिए। तो ये ग्राम स्तर पे जो है ग्राम पंचायत, मध्य या खंड स्तर पे पंचायत समिति, और यहाँ बात करें तो जिला स्तर पे जिला परिषद का प्रावधान किया गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे दूसरी बात इनके संवैधानिक या फिर यूँ कहें राजनीतिक प्रमुख की। राजनीतिक
प्रमुख, इनका जो राजनीतिक प्रमुख होगा वो यहाँ ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है उसको अपने यहाँ सरपंच के नाम से बुलाया जाता है। इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि से होता है। इसके बाद में यहाँ प्रधान और यहाँ जिला प्रमुख होता है, जिला प्रमुख। उसके बाद में साथियों हम बात करते हैं तीसरी, और यहाँ हम देखेंगे कि प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। तो प्रशासनिक प्रमुख का तात्पर्य है ये जनप्रतिनिधि होते हैं। राजनीतिक प्रमुख जनप्रतिनिधि होते हैं, जबकि प्रशासनिक प्रमुख ये जो है सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अर्थात इनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, अर्थात सरकारी नौकर होते हैं। और यहाँ बात करें तो प्रशासनिक प्रमुख में यहाँ वीडियो, जिसे हम ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जानते हैं, वीडियो यहाँ का प्रशासनिक प्रमुख होता है। पंचायत समिति का प्रशासनिक प्रमुख बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और यहाँ जिला परिषद का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो सीईओ, अर्थात इसको अपन बोलते हैं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं चौथे नंबर पे, तो यहाँ जो है इनके आयु की, तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष से, जब हम अनिवार्य प्रावधानों में देख रहे थे तो हमने देखा था कि 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति किसी भी संस्था के लिए, या तो ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद के लिए चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु होगी वो 21 वर्ष होगी। हमने 243F के अंतर्गत देखा था अयोग्यताओं में कि अगर 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है तो वो इनका चुनाव नहीं लड़ सकता, चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। तो यहाँ न्यूनतम आयु तीनों की 21 वर्ष है। इसके बाद में अगर बात करें तो इनके चुनाव की, तो हमने अनिवार्य प्रावधान भी देखे थे और स्वैच्छिक प्रावधान भी देखे थे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के। और अनिवार्य प्रावधानों के अंतर्गत हमने देखा था कि पंचायत समिति हो चाहे ग्राम पंचायत हो या जिला परिषद हो, तीनों स्तर के जो सदस्य होते हैं वो सदस्यों के चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया जाता है, अर्थात मतदाता सूची में जिन व्यक्तियों के नाम है 18 वर्ष से ऊपर की जिनकी आयु है, मतदाता सूची में उनका नाम होता है, उनके द्वारा चुनाव किया जाता है सभी सदस्यों का। तो सदस्यों के चुनाव जो है प्रत्यक्ष रीति से किए जाते हैं। सरपंच ग्राम पंचायत के जितने भी सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यहाँ भी प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और यहाँ भी प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात इन सदस्यों की बात कर रहे हैं हम। चुनाव ये सदस्य के जो चुनाव हैं वो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। उसके बाद में हम बात करें अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनावों की, चुनाव में ही बात कर रहे हैं हम, ये सदस्य के चुनाव हो गए। दूसरी हम बात करें तो अध्यक्ष के चुनाव, अध्यक्ष माने यहाँ हो गया सरपंच, और अपने यहाँ सरपंच के चुनाव है। तो हमने देखा था अनिवार्य प्रावधानों के अंतर्गत ये सरपंच का चुनाव अनिवार्य और स्वैच्छिक प्रावधानों के अंतर्गत हमने देखा था कि सरपंच का चुनाव राज्य विधानमंडल के ऊपर छोड़ा गया है कि अगर राज्य विधानमंडल जैसी रीति अपनाएगा वैसी अपना सकता है। तो हमारे यहाँ सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है, कई जगह अप्रत्यक्ष विधि से। अप्रत्यक्ष का तात्पर्य है सदस्यों द्वारा अपने में से चुन लिया जाता है, और जो है प्रत्यक्ष रीति का मतलब है कि डायरेक्ट जो जनता है, जनता का तात्पर्य मतदाता सूची में जिनका नाम है 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले लोग, वो सभी मिलके और चुनाव करते हैं। तो अपने यहाँ अध्यक्ष का चुनाव है वो भी प्रत्यक्ष रीति से होता है। इसके बाद में अपन बात करें उपाध्यक्ष अर्थात उप सरपंच, और उप सरपंच का चुनाव है वो सदस्यों द्वारा, अर्थात सदस्यों द्वारा अपने में से। तो ये कौन सी रीति हो गई? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया सदस्यों द्वारा, वार्ड पंच जिन्हें अपन बोलते हैं, उनके द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं पंचायत समिति सदस्य। प्रत्यक्ष सदस्य सभी के प्रत्यक्ष रीति से है। बात अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चल रही है, तो यहाँ अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष हमने कल अनिवार्य प्रावधानों में देखा था
अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष दोनों का अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का तात्पर्य है सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष का मतलब है सदस्यों द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। किसके सदस्यों द्वारा? पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा। यहाँ हम बात करें प्रत्यक्ष जो है वो पंचायत समिति जिला परिषद के सदस्य। इसके बाद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो प्रधान कहते हैं। इसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं? जिला प्रमुख कहा जाता है। तो यहाँ भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, प्रधान प्लस उप प्रधान दोनों के चुनाव हैं वो अप्रत्यक्ष रीति से किए जाते हैं। यहाँ जिला प्रमुख प्लस उप प्रमुख दोनों के चुनाव हैं वो अप्रत्यक्ष अर्थात सदस्यों में से किया जाता है, सदस्यों द्वारा। इतनी बात अपने को समझ लेनी है, कोई ज़्यादा टिपिकल काम नहीं है, क्योंकि सदस्यों के चुनाव हैं सभी के प्रत्यक्ष रीति से होते हैं। सरपंच के चुनाव हैं प्रत्यक्ष रीति से होते हैं। उसके अलावा उप सरपंच के, प्रधान, उप प्रधान के, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख सभी के जो हैं सदस्यों द्वारा अपने में से किए जाते हैं। के बाद में हम बात कर लेते हैं, यहाँ इसी पेज को छोड़ देते हैं, अगले पेज में ले लेते हैं। तो चुनाव के बाद में बात आती है शपथ। चुनाव के बाद क्या लेनी है? शपथ। और शपथ लेनी है तो शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो शपथ की बात करें, शपथ की अगर बात करी जाए, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ एक बार, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, समझ जाएंगे थोड़ा सा। शपथ यहाँ पीठासीन अधिकारी द्वारा दिलाई जाती है, पीठासीन अधिकारी द्वारा। किसको? सदस्यों को या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को? तो सभी को। सभी का मतलब है सदस्य, सदस्य लिखने से बढ़िया है यहाँ मैं सरपंच लिख देता हूँ। सरपंच, उप सरपंच और प्लस वार्ड पंच, सभी को जो है यहाँ पीठासीन अधिकारी शपथ दिलवाता है। पीठासीन अधिकारी जो पोलिंग पार्टी के साथ में आता है, जो है चुनावों की देखरेख करता है, उसके द्वारा यहाँ जो है शपथ दिलवाई जाती है। पंचायत समिति के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है? एसडीओ। एसडीओ को हिंदी में कहते हैं अपन उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी। और इसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किसको दिलाई जाती है? प्रधान को भी, उप प्रधान प्लस सदस्य। जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद में जो है शपथ जिला कलेक्टर द्वारा दिलाई जाती है। जिला कलेक्टर सभी को दिलाता है, चाहे वो जिला प्रमुख हो, उप प्रमुख हो या फिर सदस्य हो। यहाँ हम सदस्यों की बात करें तो पंचायत के जो सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यों को वार्ड पंच बोलते हैं, पंचायत समिति के सदस्यों को पंचायत समिति का सदस्य बोलते हैं, और यहाँ जिला परिषद के सदस्यों को हमारे यहाँ जिला परिषद का सदस्य बोला जाता है। इसकी बात हो गई। तो शपथ एक ही व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है, चाहे तो वो प्रधान हो, वो सॉरी अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो या फिर जो है सदस्य हो। इसके शपथ के बाद में अपन बात करते हैं त्याग पत्र की। त्याग पत्र की बात करें तो सरपंच, उप सरपंच या वार्ड पंच तीनों के द्वारा किसको त्याग पत्र दिया जाता है? तो तीनों बीडीओ को देते हैं। बीडीओ बोले तो खंड विकास अधिकारी। यहाँ प्रधान, उप प्रधान और सदस्यों को एसडीओ, उपखंड अधिकारी द्वारा, दोनों अलग अलग पोस्ट हैं। बीडीओ का मतलब होता है खंड विकास अधिकारी और एसडीओ का मतलब होता है सब डिविजनल ऑफिसर यानी कि उपखंड अधिकारी। तो यहाँ जो है जो त्यागपत्र सरपंच, उप सरपंच या वार्ड पंच सभी खंड विकास अधिकारी को देंगे। यहाँ त्यागपत्र की बात करी जाए तो सदस्य प्लस उप प्रधान, उप
प्रधान सदस्य प्लस उप प्रधान जो है वो देंगे किसको? वो देंगे आपके प्रधान को, और प्रधान किसको देगा? प्रधान देगा जिला प्रमुख को। राज्य सदस्य और उप प्रधान जो है अपना त्याग पत्र वो प्रधान को देंगे, और प्रधान अपना यहाँ त्याग पत्र जो देगा वो किसको देगा? जिला प्रमुख को। तो यहाँ ग्राम पंचायत के मामले में सभी वार्ड पंचों, उप सरपंचों या सरपंचों सभी जो है बीडीओ को जाके यानी कि खंड विकास अधिकारी को अपना त्याग पत्र देंगे। यहाँ अगर सदस्यों को या उप प्रधान को अगर त्याग पत्र देना है तो वो प्रधान को यानी कि अपने से ऊपर वाले व्यक्ति को देंगे, लेकिन प्रधान देगा तो वो जिला प्रमुख को देगा। जिला प्रमुख कौन होता है? जिला परिषद का अध्यक्ष। यहाँ बात करें तो यहाँ सदस्य, जिला परिषद में सदस्य प्लस उप जिला प्रमुख की बात करें, उप जिला प्रमुख की बात करें तो दोनों देंगे जिला प्रमुख को। तो इसका तात्पर्य हो गया कि जिला प्रमुख को 3 लोग जो है अपना इस्तीफा देंगे, त्याग पत्र देंगे, जिसमें एक तो प्रधान देगा और सदस्य और उप जिला प्रमुख देंगे। इसके बाद में बात करें तो जिला प्रमुख किसको देगा? तो जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र संभागीय आयुक्त को देगा। यहाँ इतनी एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो जिला प्रमुख को शपथ दिलवाता है वो जिला कलेक्टर दिलवाता है, लेकिन जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को देता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जिला कलेक्टर जिला परिषद का पदेन सदस्य होता है, और पदेन सदस्य का तात्पर्य हो गया कि वो यहाँ जिला परिषद में जिला प्रमुख के अंडर में आता है, इसलिए एक तरीके से वो जो है उससे निम्न पद पे हो गया जिला प्रमुख से, इसलिए वो जिला कलेक्टर को नहीं देके संभागीय आयुक्त को अपना त्याग पत्र देता है, और शपथ है वो जिला कलेक्टर द्वारा दिलवाई जाती है जिला परिषद के सदस्यों को और अध्यक्ष उपाध्यक्ष। यहाँ हम बात करते हैं तो फिर से देख लो, त्याग पत्र पंचायत के सदस्य और अध्यक्ष उपाध्यक्ष एक ही व्यक्ति को देते हैं, ये 2 व्यक्तियों को देते हैं, सदस्य और उप प्रधान प्रधान को देंगे, प्रधान उप जिला प्रमुख और जो है सदस्य जिला परिषद के वो जिला प्रमुख को देंगे, जिला प्रमुख संभागीय आयुक्त को देगा। इसके बाद में हम बात करते हैं सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या से तात्पर्य है कि एक ग्राम पंचायत को विभिन्न वार्डों में बांटा जाता है, पंचायत समिति को भी और जिला परिषद को भी विभिन्न वार्डों के अंतर्गत बांट दिया जाता है, और ये जो वार्ड पे चुनाव लड़ते हैं इन्हीं को अपन सदस्य के नाम से जानते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत में वार्ड पंच, पंचायत समिति में सदस्य और जिला परिषद में भी सदस्य के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सदस्यों की संख्या, तो यहाँ की बात की जाए तो यहाँ कम से कम न्यूनतम जो ग्राम पंचायत में न्यूनतम वार्ड होंगे वो कितने होंगे? 9। कितने होंगे? 9। इसके बाद में अपन बात करें न्यूनतम कितने होंगे? न्यूनतम 9। यहाँ बात करें तो न्यूनतम 15। कितने होंगे? न्यूनतम 15। कहाँ पे? पंचायत समिति में। और जिला परिषद में कितने होंगे? न्यूनतम 17। कितने होंगे? 17। लेकिन इनसे अधिक हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। अब अधिक कब हो सकते हैं? तो न्यूनतम ये 3000 की जनसंख्या पे होगा। कितने की जनसंख्या पे होगा? 3000 पे। ये 15 जो है वो कितने पे होगा? 1 लाख पे। कितने पे होगा? 1 लाख लोगों पे जो है 15 पंचायत समिति के सदस्य होंगे, और यहाँ 4 लाख लोगों पर 4 लाख लोगों पर जिला परिषद के 17 सदस्य होंगे। तो यहाँ न्यूनतम 9 होंगे 3000 की जनसंख्या पर, न्यूनतम 15 होंगे 1 लाख की जनसंख्या पे, न्यूनतम 17 होंगे 4 लाख की जनसंख्या पे। इतनी एक बात हो गई। इसके बाद में अगर इनसे ज्यादा हो तो ज्यादा कितने? 1000 की प्रति 1000 की अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 सदस्य। अगर जैसे माने 4 है, 4000 है तो कितने सदस्य होंगे? 11 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 11। यहाँ न्यूनतम कितने होंगे? 15। लेकिन फिर एक्स्ट्रा होंगे तो वो कितने होंगे? 2-2 के जोड़े में चलेंगे सभी। यहाँ 15,000 प्रति 15,000 अतिरिक्त पर 2 सदस्य।
अतिरिक्त होंगे। का तात्पर्य है कि 1,15,000 की जनसंख्या हो गई तो फिर कितने होंगे, वो 17 सदस्य होंगे यहाँ जिला पंचायत समिति में। और यहाँ 1 लाख अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त सदस्य। क्या मतलब है, यह पूछे कि तो ग्राम पंचायत के 9 सदस्य होंगे, पंचायत समिति के न्यूनतम सदस्यों की संख्या 15 होगी और जिला परिषद के न्यूनतम सदस्यों की संख्या 17 होगी। लेकिन ये सदस्य संख्या इससे कम नहीं होगी, ज्यादा हो सकती है। ज्यादा कब हो सकती है, ग्राम पंचायत में अगर 3,000 से अधिक प्रति 1,000, मतलब हर 1,000 पे 2 वार्ड अलग से बनाए जाएंगे, 2 सदस्यों की अतिरिक्त नियुक्ति की जाएगी 9 के अलावा। यहाँ बात की जाए 1 लाख से ऊपर जनसंख्या है तो प्रति 15,000 पे, हर 15,000 पे 2 अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात 15 सदस्यों के बाद में 2-2 अतिरिक्त होंगे हर 15,000 पे। वहां बात की जाए तो 4 लाख की जनसंख्या, उसके अलावा 1 लाख की जनसंख्या पे 2 अतिरिक्त सदस्य होंगे। इसके बाद में हम पढ़े तो सदस्यों की संख्या के बाद में हम देखेंगे बैठक। सदस्यों की बैठक की बात करें तो इसकी 15 महीने में 2 बार, महीने में 2 बार से तात्पर्य हो गया 15 दिन में 1 बार बैठक होगी। इसकी महीने में 1 बार, महीने में 1 बार किसकी, पंचायत समिति की, महीने में 1 बार बैठक होना आवश्यक है। इसके बाद में जिला परिषद की बात करें तो 3 महीने में 1 बार, कितने महीने में, 3 महीने में 1 बार, 1 बार बैठक होगी। हमने देखा था कल ग्राम सभा के बारे में हमने बात करी थी कि ग्राम सभा की वर्ष में 4 बैठक होती है और न्यूनतम 2 बैठक होना आवश्यक है। वर्ष में 4 बैठक, एक 26 जनवरी को, एक 15 अगस्त को, उसके अलावा 1 मई और 2 अक्टूबर को। इस प्रकार से 4 बैठक होंगी। तो ग्राम सभा उसको कहते हैं जो मतदाता सूची में जो पंजीकृत मतदाता होते हैं उन सबसे मिलकर ग्राम सभा का निर्माण होता है। ग्राम सभा एक स्थायी सभा है। स्थायी सभा इसलिए बोलते हैं, ग्राम सभा के लिए कोई चुनाव नहीं होते और ये कभी भंग नहीं होती। ग्राम पंचायत अलग चीज है। ग्राम पंचायत के कार्यों की देखरेख ग्राम सभा के द्वारा की जाती है और ग्राम पंचायत द्वारा सही काम किए जा रहे हैं या नहीं, इसका जो है देखरेख ग्राम सभा के द्वारा की जाती है। तो ग्राम सभा मैंने कल कहा था बुनियादी इकाई है पंचायती राज व्यवस्था की। बुनियादी इकाई किसको कहा जाता है, ग्राम सभा को। ग्राम सभा की 4 बैठक होती है। ग्राम पंचायत की महीने में 2 अर्थात साल में 24 बैठक होती है। तो ग्राम सभा की बैठक 4 होती है साल में, इसकी 24 बैठक होती है ग्राम पंचायत की। पंचायत समिति की अगर बात की जाए तो पंचायत समिति की हर महीने 1 बैठक होगी, अर्थात 12 महीने में 12 बैठक, वर्ष में 12 बैठक अनिवार्य है। जिला परिषद की बात की जाए तो जिला परिषद की वर्ष में 4 बैठक, अर्थात हर 3 महीनों में 1 बैठक अनिवार्य है। उसके बाद में हम गणपूर्ति की बात करते हैं। तो गणपूर्ति जो है, गणपूर्ति इसमें भी 1/3, इसमें भी 1/3 और इसमें भी 1/3। 1/3 से तात्पर्य है कि 9 सदस्य अगर ग्राम पंचायत में है, 9 वार्ड पंच है, तो 9 वार्ड पंच में से 3 वार्ड पंच, 9 वार्ड पंच हो गए। एक वार्ड पंच में से ही अपने एक उप सरपंच को चुना जाता है और एक सरपंच होता है। इस तरीके से अगर 9 है तो 10 हो गई, 10 का 1/3 हो गया। 3 सवा 3 तो हो नहीं सकते, तो फिर 4 ही होंगे। तो 4 सदस्य होने चाहिए गणपूर्ति में। अपन ने ग्राम सभा की बात की थी, तो ग्राम सभा में गणपूर्ति 1/10 होती है, क्योंकि वहां सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है। मतदाता सूची में जिनके भी नाम है वो सभी ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। तो इतने लोगों की जनसंख्या पर 1/10 ही मान ली जाती है गणपूर्ति। लेकिन यहाँ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के मामले में 1/3 को गणपूर्ति माना जाएगा। उसके बाद में हम बात करें तो पदेन सदस्यों की बात कर लेते हैं। तो पदेन सदस्य जो हैं किस किस को रखा जाता है, तो यहाँ हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं।
यहाँ हम पंचायत समिति के बारे में बात कर लेंगे और यहाँ हम जिला परिषद के बारे में बात कर लेंगे पदेन सदस्य की। कल हमने अनिवार्य और स्वैच्छिक प्रावधान पढ़े थे, तो उसमें हमने देखा था कि पदेन सदस्य स्वैच्छिक जो है प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं, अर्थात राज्य विधानमंडल अपने यहाँ नियम बना के और किनको पदेन सदस्य ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के रखा जाना है वो डिसीजन लेंगे। तो एक पदेन सदस्य की बात करें तो यहाँ वीडियो, यहाँ बीडीओ जो कि यहाँ के प्रशासनिक प्रमुख हैं, और सीईओ, ये तीनों तो पदेन सदस्य रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा इसमें एक सरकारी आदमी जो कि जिले का जो है जिलाधीश होगा, जिला कलेक्टर, वो यहाँ का पदेन सदस्य होगा। जिला कलेक्टर भी पदेन सदस्य होगा। और इसीलिए हमने बात करी थी कि जिला परिषद के सदस्यों को और जिला परिषद के अध्यक्ष अर्थात जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख को शपथ तो जिला कलेक्टर द्वारा दिलाई जाती है, लेकिन जो इस्तीफा है जिला प्रमुख का वो संभागीय आयुक्त जो है लेता है। तो इसकी बात हमने करी थी क्योंकि ये जिला परिषद का सदस्य है जिला कलेक्टर, और जिला प्रमुख जो है जिला परिषद का अध्यक्ष होता है, इसलिए अपने से निम्नस्थ व्यक्ति को जिला प्रमुख द्वारा इस्तीफा नहीं दिया जाएगा, इसलिए वो इस्तीफा किसको देता है, संभागीय आयुक्त को देता है। इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पदेन सदस्य, सदस्यों की तो हम बात कर ले, सदस्य तो आते ही आते हैं जो निर्वाचित होकर आते हैं। उनके अलावा पदेन सदस्य का तात्पर्य है कि जो सदस्य मान लिए जाते हैं अपने आप में, और जो है वो इनके सदस्य ऑटोमेटिकली रहते हैं, ये विधानमंडल द्वारा एक प्रावधान किया गया है इनके लिए। तो यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पंचायत समिति का सदस्य, पंचायत समिति प्लस जिला परिषद का सदस्य। अब ये क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है कि जो ग्राम पंचायत है वो किसी न किसी पंचायत समिति के अंडर में और किसी जो है जिला परिषद की सीट के अंडर में आती होगी, तो वहां से जो पंचायत समिति का सदस्य है और जिला परिषद का सदस्य है वो भी वहां का पदेन सदस्य रहेगा। कहाँ का, ग्राम पंचायत का। पंचायत समिति के बारे में बात करें तो पंचायत समिति के बारे में बात करें तो एक तो पंचायत जिला परिषद जिला परिषद का सदस्य, जिला परिषद के जितने भी, यानी कि एक पंचायत समिति में जिला परिषद की जितनी सीटें हैं या जितने सदस्य हैं वो सभी किसके सदस्य होंगे, पंचायत समिति के पदेन सदस्य होंगे। तो जिला परिषद के सदस्य पदेन सदस्य हो गए। उसके बाद में अपन बात करें, उसके बाद में हम बात करते हैं तो यहाँ विधायक और सांसद भी पदेन सदस्य होंगे। उसके बारे में हम बात करें बाद में तो विधायक द्वारा जो मनोनीत व्यक्ति है, विधायक द्वारा एक मनोनीत व्यक्ति इसका पदेन सदस्य हो। तो बीडीओ होगा, जिला परिषद के सदस्य होंगे, विधायक और सांसद पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। उसके बाद में विधायक द्वारा मनोनीत व्यक्ति को भी इसका पदेन सदस्य माना जाता है। उसके बाद में जिला परिषद के बारे में बात करें तो जिला परिषद के बारे में बात करें तो यहाँ विधायक, ये जिला परिषद के सीईओ और जिला कलेक्टर तो हो ही गए। उसके बाद में हम बात करें तो जिले में जितने विधायक हैं वो सारे क्या होंगे, इसके पदेन सदस्य होंगे। जितने सांसद होंगे वो सब इसके पदेन सदस्य होंगे। और उसके बाद में हम बात करें तो सांसद द्वारा मनोनीत व्यक्ति, ये ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, आप 2-3 बार इनको देखोगे तो आराम से हो जाएगा। इतना देख लीजिए कि इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं और इसमें 5 पदेन सदस्य हैं। 5 पदेन सदस्य से तात्पर्य उसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों के आ जाते हैं। राज्यसभा का मतलब है जो व्यक्ति जिसका निर्वाचक नामावली है उसमें राज्यसभा के सदस्य का अगर नाम यहाँ से है जिला परिषद वाले क्षेत्र से तो वो भी इसके अंतर्गत सदस्य होगा। तो यहाँ बात करते हैं पदेन सदस्यों की, तो 2 सदस्य हैं वीडियो, और इसके अलावा 3 सदस्य हो जाएंगे, वीडियो, पंचायत समिति का सदस्य और जिला परिषद का सदस्य। उसके बाद में पंचायत समिति में वीडियो होगा, फिर जिला परिषद के समस्त सदस्य होंगे और विधायक होगा और सांसद होगा। इसके अलावा विधायक द्वारा मनोनीत व्यक्ति होगा। यहाँ बात करें सीईओ, जिला कलेक्टर, तो ध्यान रखना ही है, विधायक सांसद होंगे। उसके अलावा सांसद द्वारा जो है एक निर्धारित व्यक्ति होगा, जो मनोनीत व्यक्ति होगा, जो पदेन सदस्य होगा जिला परिषद का। इसके बाद में हम बात करते हैं तो इनका फंड, आय का स्रोत क्या है। आय का स्रोत
आय के स्रोत की अगर बात करें तो आय का स्रोत एक तीनों का है ही, या राज्य सरकार द्वारा अनुदान, राज्य सरकार द्वारा अनुदान, इसमें भी अनुदान और इसमें भी अनुदान। लेकिन राज्य विधानमंडल जो है विधान बना करके और इनको एक पावर डेलीगेट कर सकता है। वो क्या कर सकता है कि कुछ कर इनको उगाने के लिए या संग्रहित करने के लिए शक्तियां प्रदान कर सकता है। तो कर, कर और यहाँ जो है कर, ये कुछ इनके आय के स्रोत हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, एक बार हम देख लेते हैं सभी प्रावधानों को वापस से। राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है वो ग्राम स्तर पे, मध्य स्तर या खंड स्तर पे और जिला स्तर पे है। जो ग्राम स्तर पे है उसको ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है, मध्य या खंड स्तर पे है उसको अपन पंचायत समिति के नाम से जानते हैं, और जिला स्तर पे जो व्यवस्था है उसको हम जिला परिषद के नाम से जानते हैं। यहाँ हम बात करते हैं राजनीतिक प्रमुख की, तो ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है या जो है राजनीतिक प्रमुख होता है, हम उसको सरपंच बोलते हैं। पंचायत समिति के जो है प्रमुख को हम प्रधान के नाम से, और जिला परिषद के प्रमुख को हम जिला प्रमुख के नाम से जानते हैं। उसके बाद में प्रशासनिक प्रमुख की बात की जाए, जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, तो वो जो ग्राम पंचायत के मामले में बीडीओ अर्थात ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ ग्राम पंचायत समिति के मामले में जिसको हम खंड विकास अधिकारी के नाम से जानते हैं। और जिला परिषद के बारे में बात की जाए तो जिला परिषद के जो है सीईओ, जिनको अपन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आयु की बात करें तो आयु 21 वर्ष होगी तीनों की। चुनाव की बात करें तो प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुनाए जाएंगे सभी सदस्य, चाहे ग्राम पंचायत का हो, चाहे पंचायत समिति का सदस्य हो या जिला परिषद का सदस्य हो। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, तो यहाँ अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की। तो ग्राम पंचायत के मामले में अध्यक्ष अर्थात सरपंच की नियुक्ति, सरपंच का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रीति से होता है। उप सरपंच का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है, इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। इसके बाद में जिला पंचायत समिति और जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव से अर्थात अपने जो सदस्य हैं सदस्यों में से एक को चुन लिया जाता है। तो प्रधान हो, उप प्रधान हो, जिला प्रमुख हो या उप जिला प्रमुख हो। तो यहाँ हम बात करें प्रत्यक्ष चुनाव की, तो समस्त सदस्य प्लस सरपंच जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव से। इसके अलावा उप सरपंच, फिर जो है प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, शपथ की। तो शपथ है पीठासीन अधिकारी द्वारा दिलाई जाएगी, बीडीओ द्वारा पंचायत समिति के सदस्यों और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दिलाई जाएगी, जिला कलेक्टर द्वारा जो है जिला प्रमुख, उप प्रमुख और सदस्यों को दिलाई जाएगी। इसके बाद में त्याग पत्र की बात करें तो बीडीओ को दिया जाता है सरपंच सदस्य या उप सरपंच द्वारा, अर्थात सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच अपना त्याग पत्र बीडीओ बोले तो खंड विकास अधिकारी को दिया जाता है, जो कि प्रशासनिक प्रमुख होता है किसका, पंचायत समिति का। उसके बाद में बात करते हैं त्याग पत्र जो है पंचायत समिति के सदस्य और उप प्रधान प्रधान को देंगे। तो प्रधान को दो लोग जो है अपना त्याग पत्र सौंपते हैं, कौन कौन, पंचायत समिति के सदस्य और उप प्रधान। उसके बाद में प्रधान और जिला परिषद के सदस्य और उप जिला प्रमुख, तीन लोग हैं जो जिला प्रमुख को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। एक तो प्रधान, एक जिला परिषद के सदस्य और उप जिला प्रमुख। उसके बाद में जिला प्रमुख अकेला है जो संभागीय आयुक्त को अपना त्याग पत्र सौंपता है। उसके बाद में सदस्यों की संख्या 9, 15 और 17। यहाँ हर 1000 पे 2 सदस्य अतिरिक्त होंगे, यहाँ हर 15,000 पे 2 अतिरिक्त सदस्य होंगे, और यहाँ हर 1 लाख पे 2 अतिरिक्त सदस्य होंगे। इसके बाद में हम बैठक की बात करें तो यहाँ महीने में 2 बार कम से कम बैठक होगी, महीने में 1 बार होगी, महीने में 3 बार होगी। ग्राम सभा की वर्ष में 4 बैठक होती है। गणपूर्ति जो है 1/3, 1/3, 1/3 होगी। ग्राम सभा के मामले में गणपूर्ति है वो 1/10 है। इसके बाद में हम बात करें पदेन सदस्यों की, तो यहाँ वीडियो पंचायत समिति का सदस्य और जिला परिषद का सदस्य ग्राम पंचायत का पदेन सदस्य होंगे। इसके बाद में बीडीओ और जिला परिषद के सदस्य, विधायक प्लस सांसद और विधायक द्वारा मनोनीत व्यक्ति हैं वो पंचायत समिति के सदस्य होंगे। और अपन बात करें जिला परिषद की तो सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे हम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला कलेक्टर, और यहाँ विधायक, सांसद और सांसद द्वारा मनोनीत व्यक्ति होंगे जो यहाँ के पदेन सदस्य होंगे। इनकम के स्रोत की हमने बात कर ली। तो ये हो गए पंचायती राज व्यवस्थाओं के संबंध में राजस्थान के संदर्भ में त्रिस्तरीय व्यवस्था के कुछ प्रावधान।
यहाँ कुछ अन्य इंपॉर्टेंट बातें हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हम एक बार देख लेते हैं, जो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्थाओं के संबंध में थोड़े से जान लेना एग्जाम की दृष्टि से ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये तीनों की बात कर रहा हूं मैं, सरपंच, प्रधान और उप प्रधान। सरपंच, उप सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, सभी की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो हटाने की प्रक्रिया के अंतर्गत हमें ये जान ले जाना जरूरी है कि जिस साल चुनाव हुए हैं, चुनावों के ठीक 2 वर्ष तक, चुनावों से ठीक 2 वर्ष अर्थात जो है प्रथम अधिवेशन, अर्थात जब तक इनकी 2 वर्ष की अवधि नहीं हो जाती है तब तक इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? सदस्यों द्वारा, सदस्यों द्वारा। कितने सदस्यों द्वारा लाया जाता है? 1/3, 1/3 सदस्यों द्वारा लाया जाता है। कम से कम, कम से कम जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्य आवश्यक है? 1/3, चाहे ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो या फिर जिला परिषद हो, इनके सरपंच, उप सरपंच, प्रधान, उप प्रधान या जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख को हटाने की प्रक्रिया की बात हम कर रहे हैं। प्रथम 2 वर्ष, प्रथम 2 वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो फिर कब लाया जा सकता है? तो फिर तीसरे वर्ष लाया जा सकता है। कब लाया जा सकता है? तीसरे वर्ष लाया जा सकता है। 2 वर्ष बाद में लाया जा सकता है। एक बार अगर अविश्वास प्रस्ताव ले आए अपन और अगर वो एक बार खारिज हो गया, खारिज का मतलब हुआ अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं हटा, तो पुनः 1 वर्ष से कम नहीं, 1 वर्ष के समय से पूर्व नहीं लाया जा सकता। तो दोबारा लाने के लिए कम से कम हमें 1 साल फिर से वेट करना पड़ेगा। तो इसका तात्पर्य है कि तीसरे और चौथे वर्ष में आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो। 5वें वर्ष में वैसे ही प्रावधान है जैसे 2 वर्ष के लिए है, वैसे ही 5वें वर्ष में फिर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। एक बार खारिज होने के बाद, एक बार खारिज, तो फिर क्या है? तो पुनः 1 वर्ष से, 1 वर्ष से पूर्व अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, नहीं लाया जा सकता। या अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको अपन देख रहे हैं। चौथी बात करें अपन इसके बारे में, तो अंतिम वर्ष में, अंतिम वर्ष में नहीं लाया जा सकता, अंतिम वर्ष में भी नहीं लाया जा सकता। कब कब नहीं लाया जा सकता भैया? तो प्रथम 2 वर्ष में नहीं लाया जा सकता, फिर एक बार पुनः, एक बार खारिज होने के बाद पुनः 1 वर्ष से पूर्व नहीं लाया जा सकता, 1 वर्ष से पूर्व नहीं लाया जा सकता, और फिर अंतिम वर्ष में नहीं लाया जा सकता। तो 3 स्थितियां हैं। एक तो 2 वर्ष से पूर्व नहीं लाया जा सकता, एक बार लाया गया है तो पुनः लाने के लिए 1 साल से पूर्व नहीं लाया जा सकता, और फिर बात करें तो यहाँ अंतिम वर्ष में भी नहीं लाया जा सकता। तो फिर क्या बात है? तो केवल दूसरे और तीसरे वर्ष में 2 बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। पारित कब होगा? तो पारित 3/4 सदस्यों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। पहले यह व्यवस्था 2/3 की थी। पंचायती राज अधिनियम 2007 में संशोधन 2010 में किया गया और व्यवस्था की गई 2/3 की जगह पे 3/4 की। तो यहाँ बात हम करें, ये 3/4 वाली जो व्यवस्था है वो 2010 से की गई है, 2007 में पंचायती राज अधिनियम 2007 में संशोधन के माध्यम से। इसके बाद में बात करते हैं अपन दूसरी बात, वार्ड सभा। वार्ड सभा किसे कहते हैं? तो हमने देखा था एक ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं, जिनका मतदाता सूची में नाम है, उन सबको मिला के बनती है ग्राम सभा। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों की देखरेख करती है और ग्राम पंचायत द्वारा कोई जो है
चूक तो नहीं हो रही है, इन सब की देखरेख के लिए ग्राम सभा रहती है। वार्ड सभा अपने ग्राम पंचायत को जो है अनेक वार्ड में बांट दिया जाता है। जैसा अपन ने पहले देखा था, न्यूनतम 9 क्षेत्रों के अंतर्गत बांटा जाता है। कम से कम 3000 की जनसंख्या पे, उससे अधिक जनसंख्या है तो प्रति 1000 जनसंख्या पे 2 अतिरिक्त वार्ड होंगे। तो ये वार्ड सभा आप समझ गए होंगे, ग्राम पंचायत की जो है सबसे छोटी इकाई है, जिसे हम वार्ड सभा के नाम से जानते हैं। तो वार्ड सभा की बात करें, बैठक बैठक वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार। तो ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 4 बार, ग्राम पंचायत की बैठक वर्ष में 24 बार और वार्ड सभा की बैठक वर्ष में 2 बार। इसके बाद में गणपूर्ति की बात करें तो गणपूर्ति वही 1/10 है। यहाँ 1/3 नहीं है, 1/10 है। वार्ड सभा के सदस्य, वार्ड सभा के सदस्यों की बात करें तो जो मतदाता सूची में संबंधित वार्ड के जो जितने भी मतदाता हैं वो सब वार्ड सभा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में बात करें तो अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो अध्यक्षता वार्ड पंच द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, वार्ड पंच के द्वारा की जाती है। एक बात अपने को वार्ड सभा के बारे में देख लेनी है। इसके बाद में हम बात करें ग्राम सचिवालय की। ग्राम सचिवालय, तो ग्राम सचिवालय की स्थापना 1 अप्रैल 2011 से की गई है। 1 अप्रैल 2011 से की गई। इसके बाद में अन्य एक महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो पंचायत, ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत के लिए स्थायी समिति की व्यवस्था, स्थायी समिति की व्यवस्था समिति की व्यवस्था 2000 में की गई है। कब की गई है, सन 2000 में। और किस द्वारा, पंचायती राज अध्यादेश द्वारा। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा देख लेना। ये ग्राम सचिवालय की स्थापना 1 अप्रैल 2011 से की गई है। ये 5 क्षेत्रों पे काम को देखरेख के लिए किया गया है। इसका गठन ग्राम सचिवालय का, एक कल मैंने आपको बताया था, एक तो कृषि, दूसरा है वो प्राथमिक शिक्षा, इसके अलावा तीसरा जो है वो महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं पंचायती राज, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सॉरी पंचायती राज बोल, अधिकारिता। और एक है आपका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। इन कामों की देखरेख के लिए जो है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की व्यवस्था 1 अप्रैल 2011 से की गई है। इसके बाद में राजस्थान की प्रथम, यहाँ बात करें राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच, तो राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच है छगन बहन गोलछा। कहाँ से हैं, तो गांव है फलोदी में एक गांव है खींचन गांव। कौन सा है, खींचन, खींचन गांव। इसके बाद में बात करें राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख, प्रथम जिला प्रमुख, प्रथम जिला प्रमुख की बात करी जाए तो नगेंद्र बाला है। कौन है, नगेंद्र बाला। इतनी बात साथियों इसके बारे में इम्पोर्टेंट है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं और करंट के बेस पे भी अपन देखेंगे कि कौन से जो प्रश्न हैं पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन एक बार अपन 2 चीज़ें और रह रही हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं सरसरी तौर पे। एक जो है वो अपन ये देखते हैं कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 23 अप्रैल को ये राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। 23 अप्रैल को राजस्थान पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अपन ने ये बात भी कर ली थी
इसमें अपन देखते हैं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की कुछ धाराएं हैं। इनको 5 भागों के अंतर्गत बांटा गया है और कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी धारा क्या कहती है। एग्जाम की दृष्टि से कभी कभार धाराएं महत्वपूर्ण हो जाती है, तो महत्वपूर्ण धाराओं को अपन देख लेते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की महत्वपूर्ण धाराएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अध्याय 1, और अध्याय 1 का नाम है प्रारंभ, और इसकी दूसरी धारा है धारा 2। ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत है परिभाषाएं। अध्याय 1, अध्याय 2 है, अध्याय 2 है जिसका नाम है वार्ड सभा। वार्ड सभा में आप देख लो, तीसरी धारा, चौथी धारा, पांचवी धारा, 8 क और 8 ख, ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। 8 ग भी देख लेना, ये भी महत्व। 3 में है वार्ड सभा। अपन ने देखा वार्ड सभा किसे कहते हैं। तो ग्राम पंचायत को विभिन्न वार्ड के अंतर्गत बांटा जाता है और संबंधित वार्ड के मतदाताओं का, जिनका मतदाता सूची में नाम हो, वो सभी क्या है, उन सबसे मिलकर वार्ड सभा का निर्माण होता है। इसकी अध्यक्षता वार्ड पंच के द्वारा की जाती है। न्यूनतम जो है बैठकें वो वर्ष में 2 बार की जाती हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, वार्ड सभा एवं इसकी बैठकें। और बैठकों की अपन ने बात की तो कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। गणपूर्ति की हमने बात की तो गणपूर्ति वार्ड सभा की कितनी है भैया, तो वार्ड सभा की गणपूर्ति भी 1/10 है। इसके बाद में अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो अध्यक्षता इसकी वार्ड पंच के द्वारा की जाती है। यह भी अपने थोड़ी देर पहले ही देखा था। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, 8 की। 8 में ग्राम सभा है। ग्राम सभा साथियों, अभी तक हम इतना पढ़ चुके हैं ग्राम सभा के बारे में, तो आप जान गए होंगे कि मतदाता सूची में, पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं का नाम है उन सबसे मिलके और किसका निर्माण होता है, ग्राम सभा का। स्थायी सदन है ग्राम सभा एवं उसकी बैठकें। तो ग्राम सभा की बैठक भी देख ली हमने। तो ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठक होती है, 4 बैठकें होती है। कब कब होती है, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को होती है। उसके बाद में 8 क में बात करते हैं अपन। तो 8 क के अंतर्गत जो है गणपूर्ति की बात आती है। कितनी होती है गणपूर्ति, 1/10 है। कितनी, ग्राम सभा की भी 1/10 है। और यहाँ पीठासीन अधिकारी की बात आती है 8 के अंतर्गत। और ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अंतर्गत हमने ये इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जो देख ली। अध्याय 1 का नाम है प्रारंभ, जिसमें दूसरी धारा है वो इंपॉर्टेंट है, परिभाषाएं हैं। परिभाषाओं की बात करें तो 243 अनुच्छेद में भी है। तो 243 अनुच्छेद के अलावा परिभाषाओं को कहाँ जो है रखा गया है, तो अपन बता सकते हैं कि पंचायती राज अधिनियम 1994 की जो धारा है, धारा 2 के अंतर्गत परिभाषाओं को रखा है। तो परिभाषाओं को 2 जगह बताया गया है संविधान में, संविधान में एक 243 में, और पंचायती राज अधिनियम 1994 में परिभाषा 2 में। ये जो है अध्याय 1 के धारा 2 में परिभाषाओं के बारे में बताया है। तो परिभाषा किस किस की है, तो परिभाषा ग्राम की है, ग्राम सभा की है, वार्ड सभा की है, इसके अलावा जो है पंचायत समिति, जिला परिषद वगैरह, इन सब की परिभाषाएं हैं। यहाँ बात करते हैं अपन तीसरे अध्याय की। अध्याय 3, अध्याय 3 क्या है भैया, तो यहाँ पंचायती राज संस्थाओं की बात की गई है। पंचायती राज संस्थाओं की बात करें तो इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद तीनों की बात की गई है। तो यहाँ धारा शुरू होती है कहाँ से, तो धारा 9 से शुरू होती है। तो आपको देखना है 9, 10, 11 में गठन की बात की गई है। किसकी बात की गई है, गठन की। किसके गठन की भैया, 9 में ग्राम पंचायत के गठन की, इसमें पंचायत समिति के गठन की 10 में, और जिला परिषद के गठन की 11 में की गई है। जिला परिषद के गठन की बात 11 में की गई है। यह अपने देख लिया, गठन की बात हो गई धारा 9, 10, 11 के तहत। इसके बाद में 12, 13 और 14 में संरचना की बात की गई है। किसकी बात की गई है भैया, संरचना। और संरचना किस किस की, तो वही ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। 12 में ग्राम पंचायत की संरचना, 13 में पंचायत समिति की संरचना और 14 में
जिला परिषद की संरचना। इसके बाद में भैया 15 और 16 में बात करें, 15 और 16 में बात करें तो आरक्षण की बात की गई है, आरक्षण की बात की गई है। और आरक्षण की बात करें तो यहाँ 15 में बात की गई है, जो आरक्षण किसकी बात की गई है, तो यहाँ सदस्य या सीटों पर आरक्षण की बात की गई है, सदस्यों हेतु सदस्यों के। और यहाँ 16 में अध्यक्षों के आरक्षण की बात की गई है। अध्यक्ष का मतलब सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख के आरक्षण की बात 16 में है। और पंचायत समिति के सदस्य हो या ग्राम पंचायत के सदस्य हो या जिला परिषद के सदस्यों के आरक्षण की बात यह है 15 में की गई है। इस प्रकार आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। 17 में है, 17 में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, तो पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 17 के अंतर्गत। इतनी बात अपन ने कर ली। इसके बाद में हम बात करते हैं 18। तो 18 में निर्वाचक नामावली है, मतदाता सूची, निर्वाचक नामावली ये तैयार की जाती है आपके राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। इसके बाद में 18 ग में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है 18 ग, तो मतदान का अधिकार है। तो मतदान का अधिकार किसको होगा, जो मतदाता सूची में जिन व्यक्तियों का नाम होगा वो सब मतदान डाल सकते हैं। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतों का सदस्य, वो सदस्य तो हो ही नहीं सकता, ग्राम सभा का सदस्य भी नहीं हो सकता। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, 18 तक अपन ने देख लिया। अब बात करते हैं 26, 27, 28, 29। 26 में सरपंच का निर्वाचन। तो अपन ने देखा सर सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। कैसे होता है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी धारा में सरपंच के निर्वाचन की बात की गई है, धारा 26 में। 27 में उपसरपंच का निर्वाचन, उपसरपंच का निर्वाचन। और इसमें निर्वाचन की किसकी बात की गई है, प्रधान एवं उपप्रधान के निर्वाचन की बात किसमें की गई है, तो धारा 28 में। और यहाँ जिला प्रमुख एवं उप प्रमुख के निर्वाचन की बात का चुनाव। तो सरपंच और उप सरपंच के लिए 2 अलग से धाराएं दी गई है, प्रधान उप प्रधान के लिए 1 धारा दी गई है, और जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख के लिए अलग से धारा दी गई है, 1 ही। तो यहाँ 26 में सरपंच का, 27 में उप सरपंच का, 28 में प्रमुख प्रधान एवं उप प्रधान का, और 29 में जिला प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव, ये बात की गई है। इसके बाद में हम बात करें तो धारा 30 में, धारा 17 में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल की बात की गई है। धारा 30 के अंतर्गत पंचायती राज जो है संस्थाओं के जो सदस्य और अध्यक्ष हैं उनके कार्यकाल की बात की गई है। तो यहाँ सदस्य प्लस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के कार्यकाल की बात की गई है, उपाध्यक्ष का कार्यकाल। इसके बाद में साथियों हम देखेंगे 32, 33, 34, 35। तो 32, 33, 34, 35 के बारे में बात करें तो 32, 33, 34, 35 वहां सरपंच और उप सरपंच के लिए अलग से धाराएं दी गई थी। यहाँ सरपंच उप सरपंच के लिए 1 धारा है, जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख के लिए 1 धारा है, प्रधान और उप प्रधान के लिए 2 अलग धाराएं हैं। तो यहाँ बात करें तो सरपंच एवं उप सरपंच की शक्तियां 26, 27, 28, 29 में जो है उनके बात की गई है। 26, 27, 28, 29 में निर्वाचन की बात की गई है, यहाँ शक्तियों की बात की गई है। तो सरपंच एवं उप सरपंच की शक्तियां। इसके बाद में अपन देखते हैं 33 में प्रधान की शक्तियां। प्रधान की अलग से है, मैंने कहा था प्रधान और उप प्रधान का इस बार अलग है। वहां 26, 27 में सरपंच और उप सरपंच के लिए अलग प्रावधान था। प्रधान एवं प्रधान की शक्तियां, इसके बाद में उप प्रधान की, और यहां बात करें तो जिला प्रमुख एवं उप जिला प्रमुख की
शक्तियां। इतने एक बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं 36 की। तो 36 के अंतर्गत है त्यागपत्र। इनके द्वारा त्यागपत्र दिया जाता है, किस किस को दिया जाता है इसकी हमने बात कर ली। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य वगैरह सबके त्यागपत्र की बात हो गई 36 में। 37 के अंतर्गत बात करते हैं तो हमने अविश्वास प्रस्ताव की बात की थी। अविश्वास प्रस्ताव सदस्यों के द्वारा लाया जाता है। सदस्य बोले तो वार्ड पंच या पंचायत समिति सदस्य या फिर जिला परिषद के सदस्य द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने के लिए जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 1/3 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है कम से कम। और प्रथम 2 वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तीसरे चौथे वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अंतिम वर्ष में नहीं लाया जा सकता। एक बार अविश्वास प्रस्ताव अगर खारिज हो जाता है तो पुनः लाने के लिए कम से कम 1 साल का वेट करना पड़ता है। और अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। 2007 अर्थात योग का संशोधन जो किया गया उससे पहले जो है 2/3 की आवश्यकता पड़ती थी, अब 3/4 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। अपन ने अविश्वास प्रस्ताव के बारे में इतनी बात करी थी। इसके बाद में हम बात करते हैं धारा जो है 40 और सीटों को, रिक्त सीटों को पुनः भरना। रिक्त सीटों को पुनः भरने का प्रावधान है। तो रिक्त सीटों को पुनः भरने की बात भी अपन ने करी थी। शेष समय के लिए होंगे और ये जो चुने जाएंगे वो 6 महीने में पुनः चुनाव करवाए जाने चाहिए। और फिर 6 महीने का ये शेष समय रह गया है, उससे कम समय है तो फिर चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। नए सदस्य या अध्यक्ष जो भी बनेंगे वो शेष समय के लिए रहेंगे। ये बात हमने कर ली थी। इसके बाद में अपन चलते हैं अगले धाराओं पे। एक 45 है, 46 है और 47 है। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं इनकी बैठकों की। और बैठक की बात वही, इसकी बैठक 45 में ग्राम पंचायत की, 46 में पंचायत समिति की बैठक और 47 में बात करें तो जिला परिषद की बैठक। किसकी? जिला परिषद की बैठक। और बैठक की हमने बात करी थी, ग्राम पंचायत की बैठक महीने में 2 बार होती है, पंचायत समिति की बैठक महीने में 1 बार होती है, जिला परिषद की बैठक जो है 3 महीने में 1 बार होती है। ग्राम सभा की बैठक आपको ध्यान रखना है वर्ष में 4 बार होती है। वार्ड सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होती है। इतनी बात करने के बाद में हम 48 में देखेंगे गणपूर्ति। गणपूर्ति की बात करें तो चाहे वो पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो या फिर ग्राम पंचायत हो, गणपूर्ति कितनी चाहिए होती है? 1/10। लेकिन अपने को इतनी बात ध्यान रखनी है कि ग्राम सभा में और वार्ड सभा में जो गणपूर्ति है वो यहाँ गणपूर्ति 1/3 होगी। किसमें? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में। ग्राम सभा और वार्ड सभा की बात करें तो वहां जो है गणपूर्ति कितनी होगी? 1/10। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं धारा 50। और 50 में इनके कार्य हैं। किसके? पंचायती राज संस्थाओं के कार्य। पंचायती राज संस्थाओं के कार्य किसके अंतर्गत दिए गए हैं? 50 में। उसके बाद में हम देख लेते हैं धारा 79, 81। तो धारा 79 में और 81 में 82, 84, 85 और जो है 89, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इनको ध्यान रखना जरूरी है। 79 के अंतर्गत आपका जो खंड विकास अधिकारी है उसका प्रावधान है 79 में। तो आपसे पूछे कि बीडीओ का प्रावधान कौन से में है, तो बीडीओ का प्रावधान है आपके 79 में। यहाँ बात करें आपके सीईओ, सीईओ मतलब चीफ जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो जिला परिषद का क्या होता है? प्रशासनिक प्रमुख होता है, उसको 82 के अंतर्गत रखा गया है। और आपका वीडियो जो है ग्राम विकास अधिकारी को 89 में रखा गया है। 79 में बीडीओ, 82 में सीईओ और 89 में वीडियो को रखा गया है। इसके बाद में बीडीओ की शक्तियां कौन से में है? तो शक्तियां हैं आपकी 81 में। इसके बाद में 84 में सीईओ की शक्तियां हैं। किसकी शक्तियां हैं? सीईओ की शक्तियां हैं। तो यहाँ बात करें हम 79 में बीडीओ और 81 में उसकी शक्तियां, 82 में सीईओ और 84 में उसकी शक्तियां और 85 में दोनों की शक्तियां, यानी कि बीडीओ प्लस सीईओ दोनों की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियों की बात करें ये दोनों की कौन से में दी गई है? 85 में। 89 में बात करें तो वीडियो हो गया। तो यहाँ अपन ने देखा 79 में वीडियो, 81 में उसकी शक्तियाँ, 82 में सीईओ और 84 में उसकी शक्तियाँ, 85 में वीडियो प्लस सीईओ की आपात शक्तियाँ और यहाँ 89 में वीडियो। उसके बाद में हम अध्याय 4 की तरफ चलते हैं। या अध्याय 3 पढ़ रहे थे हम, पंचायती राज संस्थाएं।
और पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत हमने देखा 9, 10, 11 में गठन की बात की गई है, 12, 13, 14 में संरचना की बात की गई है, 15, 16 में आरक्षण की बात की गई है। उसके बाद में हमने 17 में देखा कार्यकाल पंचायती राज संस्थाओं का, 30 में जो है अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल, 30 के अंतर्गत 17 में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल। इसके बाद में हम 18 में जाते हैं तो निर्वाचक नामावली 18 के अंतर्गत जाते हैं तो मतदान का अधिकार, 26, 27, 28, 29 में जाते हैं तो 26 में सरपंच के चुनाव, 27 में उपसरपंच के चुनाव जो है, 28 में प्रधान प्लस उप प्रधान का चुनाव, 29 में जो जिला प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव, 30 के अंतर्गत मैंने बताया अध्यक्ष सदस्यों के कार्यकाल। इसके बाद में 32, 33, 34, 35, 32 में अपने को क्या देखना है, तो 32 में अपने को देखना है सरपंच और उप सरपंच की शक्तियां, 33 में प्रधान की शक्तियां, 34 में उप प्रधान की शक्तियां और 35 में जिला प्रमुख और उप प्रमुख की शक्तियां। 36 के अंतर्गत हमने देखा त्यागपत्र, 37 में अपन ने देखा अविश्वास प्रस्ताव, 38 40 के अंतर्गत अपन ने देखा पुनः रिक्त जो सीटें हैं उनको भरना। फिर अपन ने 45, 46, 47 की बात की तो बैठकों की बात की, बैठक अर्थात 45 में ग्राम पंचायत की बैठक, 46 में पंचायत समिति की बैठक और 47 में जिला परिषद की बैठक, 48 में गणपूर्ति की बात की, 50 में अपन ने जो है इनके कार्यों की बात की, पंचायती राज संस्थाओं के क्या कार्य हैं। उसके बाद में 79 और 81 में अपने बीडीओ और उसकी शक्तियों की बात की, 82 और 84 में अपन ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उसकी शक्तियों की बात की। और अपन ने फिर 89, 85 में दोनों की आपात शक्तियां उनकी बात की और 89 में अपन ने वीडियो की बात की। अध्याय 3 की बात है। इसके बाद में अध्याय 4 की बात करें तो अध्याय 4 का नाम है राज्य सरकार की शक्तियां। हमने पहले से देखा था कि 73वें संविधान संशोधन के तहत कुछ शक्तियां जो है, कुछ प्रावधान अनिवार्य प्रावधान है, उसके अलावा राज्य सरकार को शक्तियां हैं। उन प्रावधानों के बारे में, तो ये राज्य सरकार की शक्तियों के बारे में एक 92 और ये 94 वाला जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 92 में जो भी पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पारित संकल्प को खारिज करना। तो ये अगर किसी पंचायती राज संस्था द्वारा कोई संकल्प पारित किया गया है, अर्थात कोई प्रस्ताव लाया गया, उसको पारित किया गया, तो उसको खारिज करने की शक्ति धारा 92 के तहत किसको है, राज्य सरकार को है खारिज करने की शक्ति। और पंचायती राज संस्था को किसी पंचायती राज संस्था को, अर्थात कोई ग्राम पंचायत को हो, चाहे पंचायत समिति की बात हो या फिर किसी जिला परिषद की बात हो, तो धारा 94 के अनुसार उसको जो है भंग किया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा। तो पंचायती राज संस्था को भंग करने की शक्ति, ये बात हो गई। अब धारा 5 आती है, वो सॉरी अध्याय 5 की बात करें तो अध्याय 5 का नाम है प्रकीर्ण। और इसमें थोड़ी सी धारा जो इम्पोर्टेंट है वो 118 है, 119, 20 है और 121 है। और आप याद करना चाहो तो 122 को भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें वार्षिक रिपोर्ट है। 118 के अंतर्गत आपका वित्त आयोग है, जो अनिवार्य प्रावधान के तहत है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से कि कौन सी धारा के तहत है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, इसके लिए नियम बनाए गए 1996 में लागू किए गए 30 दिसंबर 1996 को। पंचायती राज अधिनियम की बात कर रहे हैं अपन और उनकी धाराओं को पढ़ रहे हैं। उनकी धाराओं में 118 में वित्त आयोग है, 119 और 120 में दोनों में निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग कौन से में है, तो 119 में भी है और 120 में भी है। 119 में जो है इसके अधिकारी हैं और 120 में बात करें तो इसकी शक्तियां हैं। इसके बाद में 121 में अपन देखें तो 121 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एक जिला योजना समिति है। जिला योजना समिति के बारे में हम जब नगरीय निकायों को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो जिला योजना जो समिति है उसका प्रावधान कहाँ किया गया है, तो पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 में किया गया है। जिला आयोजना समिति या जिला योजना समिति, जिला आयोजना समिति। इसके बाद में हम बात करें 122 में, तो रिपोर्ट की बात है। तो हमने ये जो मुख्य धाराएं हैं इनके बारे में बात कर ली। एक बार आप देख लीजिए इन धाराओं को।
तो धाराओं के बारे में बात करें तो अपन पढ़ रहे हैं धाराएं कौन सी, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की महत्वपूर्ण धाराएं पढ़ रहे हैं। अध्याय 1 प्रारंभ, उसमें जो मुख्य धारा है वो 2 है, परिभाषाएं हैं, जिसमें सभी की परिभाषा है, चाहे ग्राम पंचायत हो, ग्राम सभा हो, वार्ड सभा हो या फिर पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम अगर आदि की परिभाषाएं हैं। अध्याय 2 में वार्ड सभा एवं बैठकें, गणपूर्ति, अध्यक्षता, ये अध्याय 2 के अंतर्गत है। 3, 4, 5 और 8 के इसलिए इम्पोर्टेंट है। 8 के में ग्राम सभा एवं उसकी बैठकों का वर्णन है। 8 के और 8 के आप देख लेना एक बार। 9, 10, 11 में जो है गठन की बात की गई है। 12, 13, 14 में संरचना की बात है। 15, 16 में आरक्षण की बात है। 17 में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल, और ये 18 में निर्वाचन और 18 के में निर्वाचन का अधिकार। 26, 27, 28, 29 में है निर्वाचन और 30 में है कार्यकाल सदस्यों और अध्यक्षों का। 17 में भी कार्यकाल है और 30 में भी कार्यकाल है, लेकिन 17 में संस्थाओं का कार्यकाल है और 30 के अंतर्गत सदस्य और अध्यक्षों का कार्यकाल है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं 32, 33, 34, 35 में है शक्तियां हैं, जो अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की शक्तियां हैं। उसके बाद में 36 में त्यागपत्र, 27, 37 में अविश्वास प्रस्ताव, 40 में रिक्त सीटों को पुनः भरना, 45, 46, 47 में गठन बैठक और 48 में गणपूर्ति, 50 में कार्य। इसके बाद में आप बात कर सकते हैं, अपन बात करेंगे 79, 81 में बीडीओ और उसकी शक्तियां, 82, 84 में सीईओ और उसकी शक्तियां, 85 में बीडीओ प्लस सीईओ दोनों की शक्तियां, 89 में वीडियो। इसके बाद में 92, 94 देखेंगे। 92 में और 94 में कुछ शक्तियां हैं जो राज्य सरकार की है, संकल्प को खारिज करने की और संस्था को भंग करने की। अध्याय 5 में प्रकीर्ण के तहत 118 में देखेंगे वित्त आयोग है, 119-20 में निर्वाचन आयोग है, 121 में जिला योजना समिति और 122 में रिपोर्ट है। लास्ट जो अपन इस टॉपिक का जो लास्ट बिंदु है पंचायती राज संस्थाओं का, वो हम देख लेते हैं। इससे पहले हमने स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था, विभिन्न समितियों के बारे में बात कर ली। 73वां संविधान संशोधन है, उसके बारे में बात कर ली, उसके विभिन्न प्रावधानों की बात कर ली। उसके बाद में राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, उसकी हमने बात कर ली और उसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है उनकी बात कर ली। फिर उसके बाद में हमने देखा कि विभिन्न धाराएं हैं पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की जो धाराएं हैं उसकी हमने विभिन्न जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको देख लिया। अब लास्ट है पेशा अधिनियम 1996, पेशा अधिनियम 1996। पेशा पेशा है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। इसका तात्पर्य है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज विस्तार। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज विस्तार, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो उद्देश्य अपन देख लेते हैं। इसका जो उद्देश्य है पेशा एक्ट का वो ये है, ये भारत में लागू हुआ था 1996 में। राजस्थान वाले की अलग से बात करेंगे, एक बार भारत वाले की अपन देख लेते हैं। तो यहाँ बात करते हैं, उद्देश्य इसका है एक तो अनुसूचित जो जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजातियों की रीति रिवाज एवं परंपरा को संरक्षण देना पेशा एक्ट का। ये इसलिए है कि उनको कुछ शक्तियां एक्स्ट्रा दी गई है ताकि वो अपनी परंपराओं को, रीति रिवाजों को बनाए रख सके, ग्राम सभा के माध्यम से सभी गतिविधियों का संचालन हो और स्थानीय स्वशासन को अनुसूचित क्षेत्रों में भी बढ़ावा मिले। इसलिए पेशा एक्ट उन क्षेत्रों में लाया गया जहां अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। कहां कहां लाया गया है इसकी बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं एक इसका जो उद्देश्य है। दूसरा है ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना, अर्थात उनके लिए जो भी काम हो वो पहले ग्राम स्तर से, ग्राम सभा के माध्यम से पारित होकर फिर काम हो। ग्राम सभा हामी करे तो ही वो कामों को किया जाए, अगर ग्राम सभा द्वारा मना कर दिए जाए तो ऐसे कामों को नहीं किया जाए। अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों में या अनुसूचित क्षेत्रों में सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना। ग्राम सभा को अधिक प्रबल बनाया गया है, यहाँ ग्राम सभा को अधिक प्रबल बनाया गया है। इसके बाद में तीसरी बात करें इसकी, तो इसका है स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना ही है, स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा। ये तो बात हो गई पेशा एक्ट के उद्देश्य की। अब ये बात करते हैं अपन कब लागू हुआ, यहाँ बात करते हैं हम
तो ये 1995 में एक समिति बनाई गई थी, उस समिति का नाम था दलीप सिंह भूरिया, दिलीप सिंह भूरिया समिति। क्या नाम है? दिलीप सिंह भूरिया समिति। और कब बनाई गई थी? 1995 में। और इसने एक जो है रिपोर्ट दी 1995 में, और ये रिपोर्ट पेशा अधिनियम 1996 को लागू किया गया 24 दिसंबर समिति की सिफारिश पर। ऐसा एक कौन सी समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? दलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर लागू किया गया। इसके बाद में 24 दिसंबर 1996 को ये भारत में लागू हुआ। भारत के वर्तमान में कौन कौन से राज्यों में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में बात करें तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में बात करें छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में बात करें तो झारखंड, झारखंड के बाद में बात करें उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में बात करें तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में बात करें तो तेलंगाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वर्तमान में कितने राज्यों में है पेशा एक्ट? तो 10 राज्यों में। भारत के कितने राज्यों में पेशा एक्ट वर्तमान में है? तो 10 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 10 राज्यों में। इसके प्रमुख प्रावधानों में हम देखें तो जहां जहां पेशा अधिनियम लागू है, जिन जिन राज्यों के जिन जिन जिलों में पेशा अधिनियम लागू है, वहां कम से कम सदस्य जो सीटों की संख्या होगी, वहां 50% आरक्षण मिनिमम होगा। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होगा ही होगा, लेकिन कम से कम सुनिश्चित किया जाएगा कि 50% आरक्षण जो है सीटों के लिए दिया जाए। और अध्यक्ष की जो समस्त सीटें हैं, चाहे सरपंच की हो, प्रधान की हो या जिला प्रमुख की सीटें हैं, वो रिजर्व होगी 100% किसके लिए? सरपंच, प्रधान या जिला प्रमुख के लिए, जहां पैसा अधिनियम लागू रहता है। किसी जनजाति का अगर प्रतिनिधित्व नहीं है इनके अंतर्गत, तो ये उसको जो है 1/10 प्रतिनिधित्व उन सदस्यों को दिया जा सकता है। 1/10 से अधिक अर्थात 10% से अधिक इन सीटों में उसका प्रतिनिधित्व नहीं है तो 1/10 दिया जा सकता है। 10% इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इतना दिया जा सकता है, अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व उनको। ये कुछ जो है सिफारिशें हैं। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में बात करें पेशा अधिनियम की, तो राजस्थान में पेशा अधिनियम, पेशा अधिनियम, तो राजस्थान इसको लागू करने वाला राज्य था, वो था 30 सितंबर 1999 को। राजस्थान में 30 सितंबर 1999 को लागू हुआ, 30 सितंबर 1999 को लागू। और अगर बात की जाए तो राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान में एक तो ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, और बात करें डूंगरपुर बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़, तो इन जिलों में है, ये संपूर्ण रूप से है, संपूर्ण जिले में है, संपूर्ण। और यहाँ बात करें कुछ हैं जो आंशिक हैं, उदयपुर हो गया, उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही, पाली, और राजसमंद में, राजसमंद की कुछ तहसीलों में पेशा अधिनियम लागू है। तो साथियों, इसी के साथ हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से जितने भी बिंदु थे हमने कवर करने की कोशिश की है। और इन बिंदुओं के अंतर्गत हमने सबसे पहले देखा स्वतंत्रता से पूर्व पंचायती राज व्यवस्था, चाहे वो प्राचीन काल, मध्यकाल या ब्रिटिश काल से संबंधित हो। पंचायती राज व्यवस्था जो है स्वतंत्रता के पश्चात
जिस अवस्था में रही और जिस अवस्था से गुजरी, विकास की अवस्था किस प्रकार से रही, समितियों के बारे में हमने पढ़ा, 73वां संविधान संशोधन हमने पढ़ा, उसके प्रमुख प्रावधानों को पढ़ा, अनिवार्य हो चाहे स्वैच्छिक प्रावधान हो, सभी को हमने देखा। और इसके बाद में हमने देखा कि पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के संदर्भ में किस प्रकार से है और राजस्थान के संदर्भ में इसके विभिन्न प्रावधानों को देखा। इसके बाद में हमने देखा कि पंचायती राज अधिनियम 1994 की जो मुख्य धाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं, और इसी के साथ हमने कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे वो भी देखे, और पैसा एक्ट के बारे में भी हमने जानने का प्रयास किया। मेरे हिसाब से ये टॉपिक है, ये जो हमने कवर किया है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इस स्तर तक ठीक है। जानकारी का कोई अंत नहीं है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण हो सकता था मैंने आपके लिए प्रयास किया है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से कोई चीज़ हो जो आपके यहाँ नहीं छूटे। तो इतना ये टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके लिए कोई नई चीज़ होगी तो फिर से इसके लिए टॉपिक लाया जाएगा। हम मिलेंगे आगे अलग टॉपिक के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साथियों। राम राम सा।